क्या आपने कभी 92 लाख का ईयरफोन देखा है? देखा है पूछना तो ठीक है, पर इसकी कीमत इतनी क्यों है? और एक ऐसा पीरियोडिक टेबल जो कि आप खरीद सकते हो, इसमें सारे एलिमेंट्स होंगे, पर सवाल ये है कि इसमें जो यूरेनियम है उससे जब कैंसर होगी तो भरपाई गवर्नमेंट करेगी क्या? गवर्नमेंट ऐसी चीजों को अलाउ ही क्यों करती है बेचने के लिए? और ये फोटो आप जो देख रहे हो, नासा ने कैप्चर किया है ब्लैक होल से निकलता हुआ एक्चुअल प्लाज्मा। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग रैंडम फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानोगे, जिनको सुनने के बाद आप कहोगे वाओ, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 15। अभी कुछ ही मोमेंट्स पहले नासा ने इस फोटो को पब्लिश किया है, ब्लैक होल से निकलता हुआ प्लाज्मा। अब इसको देख के लोग ये पूछ रहे हैं कि इसका लेंथ कितना होगा। इसमें आप देख सकते हो बीच में ब्लैक होल है और प्लाज्मा निकल रहा है और ये बहुत दूर तक स्प्रेड है। तो आप यकीन नहीं करोगे, 3000 लाइट ईयर्स इसकी लंबाई है, यानी 2838 करोड़ किलोमीटर्स। यानी समझाने के लिए बताऊं तो धरती से चांद पे जाओ और वापस आ जाओ धरती पे, और इसी चीज को 370 करोड़ बार करो, रिपीट, उतना लंबाई। फैक्ट नंबर 14। ये एक इंटरेस्टिंग कमेंट एक व्यूअर ने किया था। राज भाई, मेरा एक सवाल था, जब हम मोबाइल में जब नॉर्मली बात करते हैं कान में लगाकर वो तो ठीक है, लेकिन जब हम लोग मोबाइल के स्पीकर में बात करते हैं, इनका सवाल ये है कि जब हम फोन में स्पीकर लगा देते हैं और फिर हम बात करते हैं तो हमारा आवाज जाता है, लेकिन जिसने कॉल किया है उसका आवाज भी तो स्पीकर से निकलता है, तो वो उसको वापस क्यों नहीं जाता है आवाज? हमारा आवाज वापस जाता है उसको, लेकिन जो स्पीकर में निकल रहा है रूम में इतना, वो कॉलर को वापस क्यों नहीं सुनाई देता है? तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी, इसे कहते हैं नॉइज कैंसलेशन। और जब से मोबाइल्स की इन्वेंशन हुई है तब से ये फीचर बिल्ट इन रहता ही है। और बात करते टाइम जो आप नोटिस करते हो, कभी कभी नहीं बोलते हैं कि मेरा आवाज मेरे को ही सुनाई दे रहा है, 2 बार सुनाई दे रहा है, वो तभी होती है जब ये मोबाइल का नॉइज सप्रेशन ठीक से काम नहीं कर रहा होता। फैक्ट नंबर 13। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो, इस धरती में हर जीव का युग रहा है, टाइम रहा है। जैसे पहले के जमाने में बड़े बड़े हमारे घर के बराबर टॉर्टोआइज एग्जिस्ट करते थे। छोटे छोटे मशरूम प्लांट्स जो कि आप देखते हो आजकल इतने छोटे छोटे, वो पूरे घर के बराबर होते थे। डायनासोर्स का युग था उस समय। तो सवाल ये है कि जिस तरह डायनासोर्स आए और एक्सटिंक्ट हो गए, क्या इंसानों का भी वो समय चल रहा है? क्या इंसानों का भी फॉल आएगा? क्या इंसान भी अब विलुप्त हो जाएंगे कुछ समय बाद? तो इसका आंसर है हाँ। ये धरती केयर नहीं करती कि हम कौन हैं या फिर डायनासोर कौन है। एक स्पीसीज का एक पीरियड होता है, बस यही है। अब इंसान का जब खात्मा होगा किसी भी रीजन के चलते, देखो होगा तो लाखों साल बाद ही, अभी नहीं हो रहा है, वो ठीक है, पर फिर भी इसको टेक्निकली डिस्कस करें तो लाखों साल बाद जब इंसान खत्म होंगे तो कोई नए प्रकार के स्पीसीज आएंगे। मे बी ऐसे बड़े बड़े छिपकलियां आ जाएं जिसका चेहरा इंसान की तरह हो। इवोल्यूशन कैसी मोड़ लेगी, ये नेचर, ये प्रकृति किस तरह के जीव बनाएगी, ये इमेजिन करना भी मुश्किल है। आखिरकार देखो, ऐसे जीव बना दिया इंसान जिसका हाथ पैर होता है, जो इतना अच्छा बोल सकता है। ह्यूमंस आए ना धरती पे, अब नेक्स्ट क्या होगा इसको सोचना बहुत ही मुश्किल है। एक और थ्योरी है बड़ी मस्त सी, कि जो लिलीपुट वाला कंसेप्ट है वो हो सकता आ जाए। मतलब छोटे छोटे ह्यूमंस पैदा हो जो कि चींटी के बराबर होंगे, उस साइज के ह्यूमन भी आ सकते हैं मे बी, ड्यू टू एनी रीजन इन एवोल्यूशन। तो ऐसा हुआ तब आप समझ जाओ उनके लिए धरती और भी बड़ी होगी। उन लिलीपुट्स के कंपैरिजन में धरती का साइज पूरे सोलर सिस्टम के साइज के बराबर होगा। देखा जाए तो रेस्पेक्टिव कंपैरिजन, वो मे बी सोलर सिस्टम है ये भी ना पता कर पाए, क्योंकि उन लिलीपुट्स के लिए, छोटे छोटे इंसानों के लिए धरती ही पूरा यूनिवर्स होगा, धरती ह्यूज होगा। एक और मिस्टीरियस बात आपको बता दूं, डायनासोर जब विलुप्त हुए उसके बाद कौन कौन प्रकार के जीव आए थे, इसका फुल ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं वैज्ञानिकों के पास, बस गेस ही कर सकते हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो मे बी वियर्ड क्रिएचर्स एग्जिस्ट किए हो पास्ट में। फैक्ट नंबर 12। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अभी के समय में पॉपुलेशन का अच्छा खासा हिस्सा का आंख खराब हो चुका है। मे बी आप भी चश्मे को पहन कर इस वीडियो को देख रहे होंगे, या फिर आपके घर में कोई चश्मा पहनता होगा। आंख में पावर आना, ये अभी के समय में तो ठीक है, चश्मे से या फिर कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशंस है। पहले के जमाने में, हजारों साल पहले, उस टाइम भी तो आंख खराब होता था लोगों का, और इतिहास में एक समय ऐसा होगा ना जब चश्मा इन्वेंट ना हुआ हो। ये पूरा टाइम लाइन है हमारा, हम यहाँ पे है और चश्मा यहाँ पे इन्वेंट हुआ मान लो, तो इस टाइम पे लोग क्या करा करते थे? तो आंसर ये है कि लोग जैसे है वैसे ही जीते थे। दे लिव्ड एज इट इज। दूसरों के हेल्प से उनको चलना पड़ता था या फिर कुछ ड्रॉ करना पड़ता था। आई ग्लासेस की इन्वेंशन साल 1290 में हुई थी, आज से 734 साल पहले इटाली में हुई थी। कितनी अजीब बात है ना कि ह्यूमन के इतिहास में एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जब विजन सॉल्यूशंस हुआ ही नहीं करते थे, यानी खराब हो गया तो बस जिंदगी भर का श्राप हो जाएगा।
एक क्रॉनिक बीमारी की तरह। हम लोग शायद ये जो बात विजन के लिए कर पा रहे हैं, आंख का सॉल्यूशन नहीं था और आप देखो बिल्कुल कॉमन हो गया है। आंख खराब होने या फिर पावर आने से जिंदगी तो नहीं खत्म होता ना। मे बी कैंसर के लिए आज से 200 साल बाद हम लोग ऐसे ही कहें, मान लो अभी साल 2224 चल रहा है मान लो, तो हम लोग ये कहेंगे कि साल 2024 में लोग कितना डरते थे, कैंसर जिसको होता था वो बचता ही नहीं था। ऐसी बातें उस टाइम ये सब सोच के हंसेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी होगी, मे बी कैंसर का इलाज आ चुका होगा। तो ऐसी ही ग्रोथ होती है ह्यूमैनिटी की। फैक्ट नंबर 11, कई लोग ये पूछते हैं कि इस धरती में जितना पेड़ अभी है सबको अगर हम लोग काट दें तो फिर क्या होगा। मान लो सभी पेड़ों को पूरे दुनिया के सारे लोग मिलके एक साथ काट दिए तो अब क्या होगा। क्या धरती में इतना हवा है, ऑक्सीजन है कि बिना फिल्टरेशन के हम लोग जी पाए। जैसे आपको पता होगा पेड़ लोग हवा को शुद्ध रखते हैं, क्लीन रखते हैं। तो कितने टाइम तक हम लोग सरवाइव कर पाएंगे विदाउट ट्रीज। कुछ लोग कहेंगे कि सारे पेड़ कटने के 5-6 घंटे के अंदर सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिमुलेशंस एंड कैलकुलेशंस करीब 1 साल का बैकअप है यहाँ पर इस जगह पे। 1 साल बाद जाके ड्रास्टिक ड्रॉप आएगा और CO2 बढ़ेगा। तो हम लोग यूट्यूबर्स जो वीडियो डालते हैं अब की बार 70 डिग्री पार, फिर डालेंगे वीडियो इस बार 95 डिग्री पार। पूरा ग्लोबल एयर सिस्टम हीट अप हो जाएगा और ना आप बचोगे ना मैं बचूंगा। फैक्ट नंबर 10, टपरवेयर। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि किचन के प्रोडक्ट्स बनाती थी और इसके बारे में एक बहुत ही अजीब सी बात है। ऐसा कहा जाता है कि ये कंपनी प्लास्टिक को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती थी, जैसे कि मान लो किचन का कोई प्रोडक्ट है तो इसका प्लास्टिक इतना स्ट्रॉन्ग होता था और इतने साल चलता था कि ये अनबिलीवेबल था। पर इस कंपनी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कंपनी अभी बैंकरप्सी फाइल की और उसका कारण ये है कि इसके प्रोडक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि कोई दूसरा परचेस करने की जरूरत ही नहीं होती थी। तो ये वन ऑफ इट्स ओन काइंड वाला कंपनी है जो कि इसलिए बैंकरप्ट हुआ क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स लाजवाब थे। वैसे और भी कारण है, सिर्फ यही सोल रीजन नहीं है, और भी कारण है जैसे कि प्लास्टिक का ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू और बाकी चीजें। लेकिन ये कंपनी पूरी तरह से कंगाल हो गई एट लास्ट। फैक्ट नंबर 9, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हम लोग मंगल ग्रह के मिट्टी को यहाँ पर ला दे और उस पे पेड़ उगाए तो क्या पेड़ उगेगा। मंगल ग्रह में नहीं उगेगा, ठीक है, वहाँ हवा नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन धरती में अगर मिट्टी को लाए तो फिर तो चांस होना चाहिए, उगना चाहिए। तो इसका आंसर है पार्शियली हाँ, क्योंकि जो मार्शियन सॉइल मंगल ग्रह का मिट्टी है वो धरती की तरह ही रॉकी है और उसमें फास्फोरस है, पोटेशियम है, न्यूट्रिएंट्स है उसमें, जो कि पेड़ों को बढ़ने के लिए जरूरत होती है। पर वहाँ तो पेड़ है नहीं, तो उसके मिट्टी में इसीलिए बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स भी है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है जैसे कि पेरक्लोरेट्स, जो कि प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। यानी मंगल ग्रह के मिट्टी से थोड़े से जहरीले पदार्थों को निकाल दें और फिर उसको धरती पे यूज करें और उस पे पेड़ लगाएं तो बिल्कुल धरती की ही तरह मंगल ग्रह के मिट्टी से पेड़ उग जाएगा। और फिर सवाल आता है चांद का क्या हाल। चांद का भी यही है, मिट्टी मॉडिफाई करके हम उसमें पेड़ उगा सकते हैं लेकिन रॉ फॉर्म में पेड़ नहीं उगेगा। फैक्ट नंबर 8, ये सवाल है मेरे एक व्यूअर का। फैक्ट इज भाई, क्या सन के ऊपर भी एस्टेरॉइड, मीटियोर शावर होते हैं। सौर मंडल में सबसे ज्यादा ग्रेविटी सूरज का ही है, तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा एस्टेरॉइड, मीटियोर शावर वहीं पे होते हैं। यानी धरती और बाकी प्लैनेट्स में जो आप मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड शावर देखते हो वो कुछ भी नहीं है। असल सिनेमा तो वहाँ चल रहा होता है सन के सामने। पर सन को क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो आपने एक ऐसा कैमरा बना लिया जो कि सन के पास डिटेल्ड इमेजरी को दिखा रहा है, तो आप बहुत सारे पत्थरों को देखोगे स्पेस में जो कि सन के तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये सारे पत्थर एक साथ फ्रेंड्स की तरह दोस्त बन के जा रहे हैं सन पे हमला करने के लिए। और सन इन बच्चों को फाइनली निगल भी जाता है और कहता है ब्रिंग मी मोर। फैक्ट नंबर 8, आपने ऐसे आर्टिकल्स को देखा होगा जिसमें ये लिखा रहता है कि 2 करोड़ मोबाइल नंबर्स ब्लॉक हो गए। तो ये देखकर लोग सोचते हैं कि क्या मोबाइल नंबर भी ब्लॉक होता है। मोबाइल नंबर ब्लॉक होने का ये मतलब है कि आपका वो नंबर खत्म, उसको आप कभी यूज नहीं कर पाओगे। तो आमतौर पर ये तभी होता है जब गवर्नमेंट को स्पैम रिपोर्ट्स, इलीगल तरीके से मार्केटिंग चल रही है नंबरों से, उनको गवर्नमेंट बंद कर देती है, वो तो ठीक है। पर यही कि इसी प्रोसेस में कभी कभी आपका और मेरा आम नंबर जो होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। तो इसको वापस ऑन करने का भी सिस्टम है टेलीकम्युनिकेशन में। पर सवाल ये है कि 2 करोड़ नंबर एक साथ गवर्नमेंट ब्लॉक कर दे रही है, आबादी 150 करोड़ है तो 2% लोगों का नंबर गया, वैसा नहीं है। फैक्ट अब यहाँ आता है, इस दुनिया में टोटल 5.5 बिलियन यूनिक मोबाइल नंबर्स मौजूद है और कई जगह पर जो पेनिट्रेशन है टेलीकम्युनिकेशन का वो 100% से भी ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि आबादी है किसी शहर की 10 लाख और फोन नंबर्स उस शहर में मौजूद है 13 लाख।
यानी एक से ज्यादा सिम एवरेजली है लोगों के पास। तो असल में मोबाइल नंबर बहुत सारे हैं, अरबों में है, और इसलिए सारे में से 1 करोड़ मोबाइल नंबर गवर्नमेंट द्वारा डाउन कर दिया जाना ये कॉमन है बिल्कुल, इसमें कुछ चौंकने की बात नहीं है। फैक्ट नंबर 8, ये कमेंट देखो, aren't we non-living thing because in basic level we are made up of atoms which are actually non-living things. Please reply factex भैया प्यारे वाले। ये बड़ा ही लॉजिकल, मतलब ऐसा कमेंट देखता हूँ ना तो सच में मजा आ जाता है कि चलो कोई ना कोई है जो कि मेरी तरह सोचता है इंटेलिजेंट तरीके से। वैसे ये नंबर्स लाखों में हैं, आप लोग सब, पर इसकी बात करें तो ये सच में ट्रू है। हम लिविंग बीइंग हैं, हम हिल पा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम एटम से ही बने हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो एटम्स में तो कोई जान प्राण नहीं होता है, तो इसका मतलब हम लिविंग बीइंग भी हुए हैं क्योंकि आत्मा है इधर, लेकिन बेसिक लेवल पे हम लिविंग बीइंग नहीं है क्योंकि हम एटम से बने हैं, और एटम थोड़ी जिंदा है। परमाणु, अब हम लोग ट्रिलियंस नहीं बल्कि क्वाड्रिलियंस ऑफ परमाणु से बने हैं, तो वो सब जिंदा तो नहीं है। तो बेसिक एकदम साइंटिफिकली एक्यूरेट आंसर है यस, वी आर नॉन लिविंग बीइंग्स। फैक्ट नंबर 7, आप अलग अलग वेबसाइट्स को खोलते होगे, क्रोम ब्राउजर में बहुत सारे वेबसाइट्स को आप खोलते होगे। यूट्यूब ऐप अपने आप में youtube.com का होस्ट है, तो ऐसे ही करते करते अभी रियल टाइम की बात करें तो कितने वेबसाइट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर है 2 बिलियन के आसपास, 200 करोड़ वेबसाइट। पर स्टैट्स ये है कि उन 2 करोड़ वेबसाइट्स में से सिर्फ 200 मिलियन 10% ऐसे हैं 20 करोड़ वेबसाइट्स जो कि एक्टिवली मैनेज्ड है और अच्छे से रन हो रहे हैं, बाकी सब डेड वेबसाइट्स हैं, यानी जो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम में बने हुए हैं, डोमेन लिया हुआ है, बस रन होते हुए बस 20 करोड़ वेबसाइट्स हैं, और उसमें से सबसे टॉप गूगल है। गूगल का नेम इतना है कि कोई भी ब्रांड इस दुनिया में लोग जाने या ना जाने, गूगल जो नहीं जानता है समझ जाओ वो अंडरग्राउंड में रहता है लगता है। फैक्ट नंबर 6, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर शिप्स, जहाज डूब जाते हैं पानी में, इतना ट्राई करो फिर भी इतने हादसे हो जाते हैं, टाइटैनिक डूब गया, तो हम लोग ऐसा शिप क्यों नहीं बनाते हैं जो कि डूबना इम्पॉसिबल हो। ये शिप है ऐसे मुड़ा पानी में, फिर भी वो ना डूबे। आपने वो देखा ही होगा छोटे वाले शिप्स जो कि बलून टाइप के मटेरियल से बनते हैं, जो कि नहीं डूबते हैं, उनके अंदर हवा रहता है तो उसके लिए डूबना इम्पॉसिबल है। तो वैसे मटेरियल से एक बड़े शिप को क्यों नहीं बना दिया जाता। तो ये थॉट तो अच्छा है, वो शिप असल में अनसिंकेबल ही होगा, क्योंकि अगर उसके स्ट्रक्चर में हवा होगा तो वो पानी में डूब ही नहीं सकता, डुबाने से भी वो ऊपर आ जाएगा देखा जाए तो। लेकिन देखो ये भी तो है, वो तो बस डूबने से बस एक लीक दूर होगा, एक छोटा सा पंचर आया बीच समुद्र में मर जाएगा सब कोई। तो असल में हम लोग को एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें हवा भर सके पर वो कभी भी लीक ना हो, चाहे कितना भी फोर्स आ जाए, यानी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉब्लम है मेन बनाने से, बाकी कोई भी हवा से भरा हुआ बॉडी पानी में तैरे तो वो डूबेगा थोड़ी, डुबाने से भी वो ऊपर आ जाएगा। फैक्ट नंबर 5, 1993 में एक मूवी आई थी रामायण, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। रामायण के ऊपर ये मूवी थी, और आप यकीन नहीं करोगे दुनिया के सबसे हाईएस्ट रेटेड टीवी शो, इसका नाम है ब्रेकिंग बैड। उसमें ये कैरेक्टर है ब्रायन क्रैंस्टन का, और ये दुनिया के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है। आप यकीन नहीं करोगे 1993 की इस मूवी में, रामायण मूवी में जो इंग्लिश वॉइस ओवर है वो ब्रायन क्रैंस्टन ने ही दिया था। अब जो लोग ब्रायन क्रैंस्टन का ब्रेकिंग बैड देखे होंगे उनको तो बिलीव ही नहीं हो रहा होगा ये क्या है भाई सच में। फैक्ट नंबर 4, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, रिस्क टेकिंग असल में ये पाया गया है कि वो कॉन्टेजियस होता है, यानी रिस्क टेकिंग इज कॉन्टेजियस। स्टडीज में ये पता चला है कि जिस तरह किसी को सर्दी है तो वो छींकेगा तो चांसेस है कि आप में भी आ जाता है अक्सर। तो ये जिस तरह कॉन्टेजियस होता है, और जमाई भी कॉन्टेजियस होता है, जमाई लेते हुए कोई देखे तो दूसरे वाले को भी जमाई आने लगती है। रिस्क टेकिंग भी वैसे ही होता है। अगर आप किसी को देख रहे हो कि वो रिस्क ले रहा है किसी चीज में, उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपको भी बड़ा अंदर से चुल आने लगेगा वो करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नया फंड लॉन्च हुआ है मार्केट में पैसे को ग्रो करने के लिए, मान लो आपके सोसाइटी में सारे लोग उसको ले रहे हैं और वो बहुत रिस्की प्रोडक्ट है, लेकिन जब आप देखोगे सारे लोग ले रहे हैं तो तब कॉन्टेजियस इफेक्ट किक इन करना शुरू हो जाएगा। आपको देख के लगेगा मैं भी पैसे लगा दूं, और इसलिए मार्केट में इतने स्कैम्स होते हैं इसी के नाम पे, लक्ष्मी चीट फंड वगैरह वगैरह। यानी ऐसा कोई काम जो कि आप नहीं कर सकते अकेले क्योंकि उसमें रिस्क है, लेकिन उसी काम को आप बाकी लोगों को करते हुए देखोगे कि कर रहा है और आपको उसका आउटकम नहीं पता, फिर भी लोग कर रहे होंगे तो आप भी करने में घुस जाओगे, आपको भी मन करने लगेगा, क्योंकि रिस्क टेकिंग इज कॉन्टेजियस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी।
फैक्ट नंबर 3, आपने ये फैक्ट तो सुना ही होगा कि सैमसंग कंपनी साउथ अफ्रीका का पूरा जीडीपी का 20% है। अब पूरे देश के इकोनॉमी का 20% सिर्फ एक कंपनी का होना, ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है। पर ये फैक्ट तो कॉमन फैक्ट था। सवाल ये है कि क्या ऐसा दूसरे कंट्री में भी है, ऐसा कोई और कंट्री जहां का जीडीपी का ज्यादा हिस्सा एक कंपनी के पास हो, ऐसा कुछ और कंपनी? तो हाँ, सऊदी अरेबिया में सऊदी अरामको जो कंपनी है उसका शेयर वहां के पूरे इकोनॉमी में 30 से 35% चला जाता है। पीक समय पे जब तेल का डिमांड ज्यादा होता है तब सऊदी अरामको वहां की सबसे बड़ी कंपनी है। वैसे ही नॉर्वे में नॉर्क्स हाइड्रा नाम की एक एनर्जी कंपनी है जो कि वहां के पूरे जीडीपी का 14 से 15% है। अब सवाल आता है इंडिया का, क्या इंडिया जैसे सुपर पॉपुलेशन वाले कंट्री में भी एक कंपनी डोमिनेट कर रही है? तो इसका आंसर है नहीं, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। हाईएस्ट शेयर जीडीपी में जिसका है, जिस कंपनी का, आप गेस कर पा ही रहे होंगे, सबसे बड़े परिवार का कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका शेयर अप्रोक्सीमेट लगभग इंडिया के जीडीपी का 3 से 4% है। फैक्ट नंबर 2, ये एक डीप साइकोलॉजी का फैक्ट है, इसको आप समझना एक बार ध्यान से कि लोग असल में बहुत अजीब माइंडेड होते हैं। जेसी पेनी ये एक ऐसी कंपनी है जो कि क्लॉथिंग, होम डेकोर और ज्वेलरी में है। साल 2012 में इस कंपनी ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन को लिया कि वो लोग फेयर एंड स्क्वायर प्राइसिंग पॉलिसी को फॉलो करेंगे। यानी एक ऐसी चीज जो कि आप और हम कभी कभी दिमाग में आता है ये चीज, वो इन लोगों ने कर दिया। क्या किया? सारी चीजों में से, अपने सारे प्रोडक्ट्स में से डिस्काउंट, डील, फील, सेल, फेल सब हटा दिया। एक प्राइस लेना है तो लो, नहीं तो जाओ, ऐसा कर दिया इन्होंने, यानी फेयर प्राइस। और ये लोग अपने कस्टमर को ये बोले कि बाकी कंपनीज किसी बाथ टब के लिए 1000 के बदले 1200 का प्राइस टैग टांग दे और 200 ऑफ करके 1000 रुपए में आपको दे, उससे अच्छा हम आपको 1000 रुपए में देते हैं। लेकिन ये जो डिस्काउंट जो चीजें हैं, जो कि बिजनेसमैन को पता होगा कि एक्चुअल में उतना फायदा नहीं होता है कस्टमर को जितना ये लोग सोचते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो इन लोगों ने फेयर पॉलिसी अपनाया। लेकिन फिर क्या हुआ पता है? कंपनी का स्टॉक डाउन, सीईओ निकल गया फायर, और कम प्राइस, बजट प्राइस रखने के बाद भी इनका सेल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे 1500 काट के 1000 रुपए में मिल रहा है, ये चीज नहीं लिखा हुआ था, सिंपली 1000 रुपए लिखा हुआ था एक स्टैंडर्ड। लेकिन हुआ क्या? कंपनी तबाह हो गई। लेकिन फिर ये लोग रिवर्ट बैक कर गए पहले वाले सिस्टम पे। 1000 रुपए का सामान को 2000 लिख दो, काट दो, डिस्काउंट में दे दो। आप यकीन नहीं करोगे, कंपनी फिर से उसी पोजीशन पे आ गई, इनफैक्ट उससे ज्यादा बढ़ गया उसका सेल। यानी इससे ये पता चलता है कि साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हमेशा काम करती है। ऑनेस्टली आप कहो कि मैं आपको प्रोडक्ट 1000 रुपए में दूंगा तो फिर काम नहीं करेगा। 2000 दाम है भाई साहब, पर आपको 1000 रुपए डिस्काउंट में दूंगा, 1000 रुपए में ले लो। ये बोलने से सेल्स कई % तक बढ़ जाता है। भले ही यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा एक्चुअल कोई डिस्काउंट नहीं है, फिर भी यानी इस केस स्टडी से हमें ये पता चलता है कि पीपल काइंड ऑफ चाहते हैं कि उनको झूठ बोला जाए। यही सिंपल रीजन है, पीपल वांट टू बी लाइड टू। फैक्ट नंबर 1, आपने 500, 800, 1000, 2000 का हेडफोन और ईयरफोन यूज किया होगा, पर इस कैटेगरी में जो सबसे महंगा प्रोडक्ट है पूरे धरती पे अभी रियल टाइम में, वो है ये वाला फोकल यूटोपिया। और ये ईयरफोन बनते हैं फ्रांस में। पर फ्रांस के इस ईयरफोन में खास क्या है आखिर? क्या ऐसा है कि नॉर्मल ईयरफोन में आपको साउंड वेव सुनाई देते हैं साइंटिफिकली स्पीकिंग, तो क्या इसमें गोल्ड यानी सोने के साउंड वेव सुनाई देते हैं कान में? ऐसा कुछ भी नहीं है। सोल रीजन इसके मैन्युफैक्चरिंग में है। इस एक्चुअल हेडफोन के अंदर के मटेरियल्स है गोल्ड और डायमंड, और इसी के चलते इसका प्राइस इतना है 92 लाख रुपए। स्पेसिफिक बताऊं तो 18 कैरेट गोल्ड यूज किया गया है बहुत मात्रा में। मेनली ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टेटस सिंबल होते हैं, सिंपल यही सच्चाई है। आखिर इसमें आना साउंड ही है। अगर कोई 10 लाख का चप्पल हो, आखिर पैर में ही पहनना है, लेकिन क्योंकि ये ब्रांड है और जो ओन करते हैं उसको लोग ह्यूज माने, बस ईगो को बड़ा करने के लिए ये प्रोडक्ट्स होते हैं। बेसिकली यही रीजन है। यानी ये मेनली कलेक्शन आइटम है और कुछ नहीं। नो लॉजिक, नथिंग, बस प्राइस है, जो ले पा रहा है वो पावरफुल है। कंसर्निंग फैक्ट, आपने कभी ये सोचा है कि मार्केट में जो पीरियोडिक टेबल मिलता है वो वाला जिसमें कि एक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में जो लोग इतना डिस्कस करते हैं कि ये नहीं लेना चाहिए, इसमें यूरेनियम होता है, यूरेनियम से रेडिएशन निकलता है और इसी के चलते बहुत लोग डरते हैं। पर असल में पूरी दुनिया में ये रेगुलेटेड है और कहीं भी इसमें एक्चुअल यूरेनियम डालना अलाउड ही नहीं है, बल्कि उसका सब्स्टिट्यूट मटेरियल होता है। स्पेसिफिकली बताऊं तो उसमें टंगस्टन डाला जाता है जो कि पीरियोडिक टेबल में 74 नंबर में आता है। बट नेवरदिलेस इस मॉडल में बाकी एलिमेंट्स एक्चुअल होते हैं, पर हाँ ऑफ कोर्स ऑक्सीजन नहीं होता इस शीशे में। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स।
वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।